जैसा कि आपको अकाउंटिंग शब्दावली बताया गया था, उससे पहले कि आपको बताया गया था कि टैली क्या है। टैली के विषय में आपको बताया गया कि टैली 5 वर्णों से मिलकर बना हुआ और 5 का अर्थ भी आपको बताया गया था। उसके बाद अकाउंटिंग बताया गया कि हम टैली के अंतर्गत क्या काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं। और अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है, लेखांकन, है ना। उसके बाद आपको लेखांकन के उद्देश्य बताए गए थे, जिसमें लेखांकन के 5 मुख्य उद्देश्य थे। रिकॉर्ड को मेंशन करना, प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना और तर्क संगत निर्णय लेने। उसके बाद आपको आगे बताया गया था अकाउंटिंग के उद्देश्य, यानी अकाउंटिंग किस लिए यूज किया जाता है और कितनी चीजें होती हैं। आपको बताया गया था कि 22 नाम होते हैं और अकाउंटिंग करते वक्त 22 नाम को हमें ध्यान में रखना होता है। उन 22 नामों में से पहला नाम आपको बताया गया था ट्रांजैक्शन। पहला नाम क्या बताया गया था, ट्रांजैक्शन बताया गया था। और ट्रांजैक्शन में आपको ये बताया गया था कि ट्रांजैक्शन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि आप नगद लेन देन कीजिए या फिर बाद में लेन देन कीजिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको बताया गया था कि प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटर क्या होता है, उसके विषय में आपको बताया गया था कि प्रोप्राइटर वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय को सर्वप्रथम शुरुआत करने की नींव डालता है। ठीक है, यानी कि पहली पूंजी व्यवसाय में लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर कहते हैं। उसके बाद तीसरा बताया गया था कैपिटल। कैपिटल में आपको बताया गया था कि कैपिटल एक क्या है, पूंजी है। और कैसी पूंजी है, जो व्यापारी द्वारा व्यवसाय में लगाया जाता है। किसी व्यापारी द्वारा व्यवसाय के प्रारंभ में लगाई गई पूंजी को कैपिटल कहते हैं। और उसमें कुछ लिखाया गया था कि कैपिटल किसके बराबर होता है। कैपिटल नंबर दूसरा क्या बताया गया है, प्रोप्राइटर। RITOR रहेगा, RI प्रोप्राइटर, यानी ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या बताया गया था, कैपिटल। उसके बाद आपको नंबर 4 बताया गया था ड्रॉविंग, है ना। नंबर 4 पे आपको बताया गया था ड्रॉविंग। कैपिटल किसके बराबर बताया गया था, यानी कैपिटल किसके बराबर हो सकता है, असेस्ट माइनस लाइबिलिटीज। LIA रहेगा भाई, लाइबिलिटीज। ठीक है, असिस्ट माइनस लाइबिलिटीज। ये बताया गया था कि कैपिटल बराबर होगा असिस्ट माइनस लाइबिलिटीज के। नंबर 4 पर आपको बताया गया था ड्रॉविंग। ड्रॉविंग में आपको ये बताया गया था कि व्यापार जब ओपन किया जाता है
टेबल, मेज, यानी जो व्यापारी द्वारा खरीदा गया वह सामान जो स्वयं के यूज के लिए होता है, उसे व्यवसाय में ड्रॉविंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद था लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब है दायित्व। नंबर 5, और नंबर 6 है असेस्ट। लायबिलिटीज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म, यानी कि लंबे समय के लिए और कम समय के लिए। यानी लंबे समय के लिए उधार दिया गया और कम समय के लिए उधार दिया गया। यदि व्यापारी के द्वारा कोई सामान दिया गया है तो कस्टमर का यानी ग्राहक का फर्ज है कि उसका भुगतान ईमानदारी से कर दिया जाए, बिना किसी बात विचार के। और व्यवसायिक का कर्तव्य है कि अगर कस्टमर से पैसे लिए गए हैं किसी प्रोडक्ट को देने के रूप में, तो ईमानदारी से प्रोडक्ट को कस्टमर को प्रोवाइड करा दे। ठीक है, तो लायबिलिटीज कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, यानी लंबे समय के लिए या फिर कम समय के लिए। असेस्ट यानी संपत्ति। संपत्ति कितने प्रकार की होती है, कोई बताएगा? संपत्ति 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संपत्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, यानी करंट असेट वास्तविक धन, सॉरी वर्तमान समय में पाया गया धन। जैसे आप किसी दुकान पर खरीदारी के लिए गए, मान लीजिए आप गए लखनऊ में गए मॉल में और वहां पे कपड़े खरीदने लगे। वहां पे आप का पैसा, आपके पास जो पैसा है वही आपकी संपत्ति है। आपके बैंक अकाउंट में या घर में बहुत ज्यादा पैसा हो, लेकिन वो वहां पे काम नहीं आएगा। उस समय पे वही पैसा काम आएगा जो आपके जेब में है। ठीक है, तो करंट असेट यानी कि वर्तमान में आपके पास क्या है, एक संपत्ति तो ये हो गई। दूसरी संपत्ति हो गई कि लॉन्ग टर्म असेट, यानी लंबे समय तक जो चलता है। जैसे घर हो गया, हम घर बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर हमारे बुजुर्गों में ना जाने किसने बनाया हो, या कितनी पीढ़ी से लोग उसमें रहते हुए चले आ रहे हैं। घर इसलिए नहीं बनाया जाता है कि हाँ आज हम रह रहे हैं यहाँ पर, कल हम और बना लेंगे। रोजाना घर को हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो क्या है, लंबे समय के लिए, यानी लंबा समय उसमें व्यतीत करने के लिए घर को बनाया जाता है। इसलिए जो घर होता है वो लॉन्ग टर्म असेट में आता है, यानी कि लंबे समय के लिए संपत्ति का निर्माण होता है। जैसे आभूषण आप बनवाते हैं तो इसलिए नहीं कि आज हमने पहना और कल बेच लेंगे या कल किसी और को दे देंगे। उसे हम इसलिए बनवाते हैं कि आज बनवा ले रहे हैं तो
जब जी करेगा तब पहन लेंगे, ठीक है। अदरवाइज उसे रख के संभाल कर रखेंगे, है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर हाथ साफ कर ले जाए। नंबर तीसरा होता है इंटेंजिबल असेट, जिसका कोई पता नहीं, वो आज है, पता नहीं कल साथ हो कि ना हो, या आज हमने लिया है, पता नहीं वो कल खर्च होगा या नहीं होगा, वो कभी भी खर्च हो सकता है, कभी भी जा सकता है। जैसे मोटरसाइकिल आपने खरीदा, ठीक है, आज हमने खरीदा, आज चला रहे हैं, कल मन में आया कि आज मैंने एक पैशन प्रो लिया है, कल इच्छा हो गई कि अपाची लेना है, तो उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। कहने का मतलब कि ऐसी संपत्ति जिसका कोई पता नहीं है कि वो कितने समय तक हमारे साथ रहेगी। जैसे कोई व्यापारी दुकान में सामान रखता है, अब वो सामान दुकानदार को थोड़ी पता है कि आज ही बिक जाएगा, हो सकता है कि वर्षों रखा रह जाए वो सामान, ना बिके, या हो सकता है कि उसका पहले से ही ऑर्डर हो गया हो, है ना। लेकिन जब तक वो सामान उसके दुकान में है तब तक तो उसकी संपत्ति है, वो बेचने के बाद ही वो दूसरे की होगी, और कब बिक जाए कोई पता नहीं है। तो ये क्या है, इंटेंजिबल असेट, यानी कि अस्थायी संपत्ति। अभी है, अगले समय में होगा या नहीं होगा वो नहीं पता है। तो संपत्ति तीन प्रकार की होती है, करंट असेट, लॉन्ग असेट और इंटेंजिबल असेट। उसके बाद अगला है कि गुड्स, नंबर 7। नंबर 8 क्या बताया हमने, सॉरी नंबर 7 ही बताया है, गुड्स। ये मालगाड़ी पे लिखा होता हुआ देखेंगे आप, ट्रक हुआ अगर आप पास से गुजरे तो उस पर देखिए लिखा रहता है गुड्स कैरियर, है ना। एक गुड मीन्स अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे गुड्स मीन्स होता है सामान, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे और गेटवे ऑफ टैली पर वर्क करेंगे, टैली का होम पेज क्या होता है, गेटवे ऑफ टैली, यानी कि कंपनी क्रिएट करना ताले खोलने के बराबर होता है। कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक ताले का निर्माण कर रहे हैं और उस ताले की कुंजी आपके पास रहेगी। उस ताले में कुंजी क्या होगा, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड नाम की कुंजी से आपकी कंपनी खुलेगी, और जब कंपनी खुलेगी तो आप होम पेज पर पहुंचोगे गेटवे ऑफ टैली पर, तब आपका काम शुरू होता है। कहने का मतलब कंपनी क्रिएट करना है कि ट्रायल बॉल, ठीक है, गेम चालू नहीं हुआ है अभी। गेम कहां से चालू होगा, टैली का गेटवे ऑफ टैली से होगा, तो वहां तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना है, ठीक है। और उस इंतजार के बीच में हमें इसे याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें जब आप गेटवे ऑफ टैली पर पहुंचोगे और काम करना प्रारंभ कीजिएगा तो इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। और जब वहां पर आवश्यकता पड़ेगी तो अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो गुड्स मीन्स होता है वस्तु,
ठीक है, जो व्यापारी द्वारा व्यवसाय में खरीदा जाता है और अपने ग्राहक को बेचा जाता है। ठीक है, उसके बाद है परचेस। क्या है? परचेस है। हिंदी में कहते हैं खरीद या फिर कहते हैं क्रय। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं क्रय। क्रय माने क्या होता है? खरीदना। व्यापारी द्वारा ग्राहक को बेचे जाने के लिए खरीदा गया सामान क्या होता है? परचेस। अब व्यापारी दोनों कंडीशन में पाया जाएगा, सामान को खरीदने में भी और सामान को बेचने में। क्योंकि वो यदि कोई सामान खरीद रहा है तो स्वयं के घर में रखने के लिए नहीं खरीद रहा है, वो इसलिए खरीद रहा है कि जो भी हमारे ग्राहक हैं वो हमसे इस सामान को ले जाएं। पहले में हमें दो बातें बहुत ध्यान में रखनी होती है, डीआर और सीआर। डीआर और सीआर ये बार बार हमारे काम में इंटरफेयर करेगा। ठीक है, और हम इसी में चकमा खा जाते हैं कि सीआर कौन है और डीआर कौन है। तो सिर्फ इसमें आपको एक ही बात याद रखना है कि जिस समय आप किसी को कुछ दे रहे हैं उस समय आप डीआर हैं, और यदि किसी समय आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो आप सीआर हैं, है ना? आप कब सीआर हैं? जब आप किसी से कुछ ले रहे हैं। और आप डीआर कब हैं? जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं। ठीक है, अगर बात याद रहे तो अच्छी बात है, और ना याद रहे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो परचेस मीन्स क्या होता है? खरीद यानी क्रय। उसके बाद है सेल्स। इसे आप विक्रय के नाम से जान सकते हैं। क्रय, विक्रय। उसके बाद है स्टॉक, नंबर 10। नंबर 10 में क्या है? स्टॉक। व्यापारी के द्वारा पहले किसी सामान को थोक में खरीदा जाता है और फिर अपने ग्राहक को उसे फुटकर में बेचा जाता है। ठीक है, या किसी कंपनी के द्वारा माल को थोक में खरीद लिया जाता है और उससे थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता खरीद कर ले जाते हैं। ठीक है जी। स्टॉक, लोग कहते नहीं कि हमारे पास इतना माल स्टॉक में है। स्टॉक का मतलब कि रखा हुआ है। अच्छा, कौन सा माल स्टॉक में रखा होता है? जैसे स्टॉक माल दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रारंभिक माल और दूसरा होता है क्लोजिंग माल। अब जैसे जब कोई सामान खरीदा जाता है, मैंने आपको पहले बताया है कि टैली में एक विशेष समयावधि चलती है, उस विशेष समयावधि को कहते हैं वित्त वर्ष। और वित्त वर्ष किसे कहते हैं? कहां से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। मान लीजिए कोई सामान
अप्रैल महीने में खरीदा गया है या जून महीने में खरीदा गया है, तो जून महीने में उस वस्तु का प्रारंभ हुआ और 31 मार्च में खत्म हो जाएगा। यदि 31 मार्च तक वो सामान बिक गया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं बिका है तो अगले सत्र में वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, वही माल जो पिछले वर्ष में रखा हुआ था, बिका नहीं है, वो माल दूसरे फाइनेंशियल ईयर में स्टॉक आइटम, ओपनिंग स्टॉक आइटम के रूप में माना जाएगा। ठीक है, और जो माल रखा हुआ है अगले वर्ष में ओपनिंग स्टॉक में माना जाएगा, उसी माल को पिछले वर्ष में क्लोजिंग स्टॉक में माना जाएगा। ये कहा जाएगा ना कि आपके पास वित्त वर्ष के अंत में कौन सा माल बचा हुआ था या कितना माल बचा हुआ है, तो आप किस माल को बताओगे? जो इस वर्ष में फाइनेंशियल ईयर के शुरू में आपने प्रारंभिक माल में दिखाया है। ठीक है, यानी कि जो माल आपके पास स्टॉक में बचा हुआ है वही माल क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ माल है वही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग स्टॉक में माना जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक दो प्रकार से माने जाएंगे, एक क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद है डेबिटर। डेबिटर, डेबिटर मीन्स होता है देनदार। डेबिटर मीन्स क्या होता है? देनदार होता है। देनदार का मतलब पहले में होता है खरीदा गया, सॉरी, जो व्यवसाय से सर्विस प्राप्त करता है। ठीक है, व्यवसाय से सर्विस लेने वाले को डेबिटर कहते हैं। ठीक है, होटल मान लीजिए ओपन है और वहां पर जो व्यक्ति खाना खाने के लिए या नाश्ता के लिए जा रहे हैं वो सर्विस यूज के लिए जा रहे हैं, और उन्हीं सर्विस यूजर्स को टैली भाषा में क्या कहते हैं? डेबिटर कहते हैं। और सर्विस को यूज करने वाला हमेशा क्या देगा? पैसे देगा। तो एक बात पे आप और ध्यान दीजिएगा कि जिस समय आप पैसे दे रहे हैं उस समय आप क्या हैं? डेबिटर हैं, और जिस समय पैसे आप ले रहे हैं उस समय आप क्रेडिटर। यानी सीआर कब है? जब आप पैसे ले रहे हैं, और डीआर कब है? जब आप पैसे दे रहे हैं। ठीक है, अगर इस बात को छोटे शब्द में समझ लोगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर उलझते रहोगे उसी प्रकार से जैसे कि हमें टेंस पढ़ाया जाता है प्राइमरी से और पढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक। लेकिन समस्या दुख की बात यह होती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कल भी कंफ्यूज थे और आज भी कंफ्यूज हैं और आगे भी कंफ्यूज रहेंगे, है ना। एक्टिव पैसिव वॉइस हमें कक्षा 5 में भी पढ़ाया गया था, और 11th 12th में भी पढ़ाया गया। ग्रेजुएशन में पहुंच गए तो वहां भी पढ़ाया गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचे तो वहां भी पढ़ाया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि ना कक्षा 5 में समझ आया था और ना तो ना आगे समझ में आया। ठीक है, ना तो ये अर्थ समझ में आया कि पीयूटी को पुट क्यों कहते हैं और बीयूटी को बट क्यों कहते हैं। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं शुरू से, इसका मतलब आज तक समझ में नहीं आया। तो यदि आप डीआर और सीआर को नहीं समझ लीजिएगा तो वैसे ही आपको फिर टैली का मतलब नहीं समझ में आएगा कि हम डीआर कब हैं और सीआर कब हैं। ठीक है, अब सीआर में उस सीआर की बात नहीं कर रहा हूं जो सुबह सुबह बोलता है, ठीक है, या शाम को बोलता है।
हाँ ठीक है। तो डेबिटर, डेबिटर का मतलब हो गया सर्विस लेने वाला, और क्रेडिटर का मतलब हो गया सर्विस को देने वाला। सर्विस दो प्रकार की होती है, ये मैंने आपको बताया भी है ना। कौन कौन सी सर्विस होती है? प्रीपेड और पोस्ट पेड, पता है ना जी। सेवा कितने प्रकार की होती है? एक सेवा होती है कि पहले पैसे दीजिए तब मैं आपको सुविधा दूं, और दूसरा होता है कि पहले आप मुझे सुविधा दीजिए उसके बाद मैं आपको पैसे दूं। जैसे बच्चूलाल चाट वाले की दुकान, पहले आप चाट खाइए और जी भर के खाइए, बाद में चाहे कह दीजिए कि भैया यार मेरा तो परसों ही गायब हो गया, है ना। और लेकिन दूसरी सर्विस क्या है? ट्रेन का टिकट, आप पहले पैसे ले लो और जिस दिन जाना है उस दिन चाहे आपकी तबीयतें खराब हो जाए ना जाओ, ठीक है। तो पोस्ट पेड सर्विस वो सर्विस है जिसमें हम पैसे पहले पेड करते हैं, सॉरी बाद में पेड करते हैं। पोस्ट पेड सर्विस में पैसे को हम बाद में पेड करते हैं, यानी पहले सर्विस को जी भर के यूज कर लीजिए, ठीक है। और प्रीपेड का मतलब है कि पहले आप जी भर के पैसा दे दीजिए, उसके बाद सर्विस यूज कीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गई सर्विस की बात। फिर उसके बाद है क्रेडिटर। देनदार और लेनदार, क्या है? देनदार और लेनदार। बड़ी खुशी की बात एक है कि आज किसी को नींद नहीं आ रही है, हाँ? जी कंट्रोल किए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कंट्रोल करके रखिए। कौन सा चैप्टर है? इम्पोर्टेंट, जी। देखिए बात यह है कि जो भी मतलब आपको पूछना है वो रजिस्टर्ड टीचर से पूछेगा, ठीक है। हम लोग झोला छाप टीचर हैं, ठीक है। अब ऐसा उच्चारण अर्थ आपको बता देंगे ना कि लोग देख के गलत काटते हैं, और यदि आप हमारे उच्चारण अर्थ का प्रयोग कीजिएगा तो उसका दूरी से जो है डिलीट कर दिया जाएगा और सीधे बोला जाएगा भैया आप जाइए, आप सर्वे संपन्न हैं, ठीक है। तो ये बात है। हालांकि आप झोले छाप टीचर और फटीचर को कम मत समझिएगा, है ना, क्योंकि कोरोना पीरियड में लोगों की जान यही झोले छाप डॉक्टर ही बचाए थे, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये बात है। और वैसे ही आज की डेट में आप एजुकेशन लाइन में आप देख लीजिए, बहुत सारे सरकारी विद्यालय हैं लेकिन सब लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं, जबकि सरकारी स्कूल में पूरे रजिस्टर्ड टीचर हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं उनके पास, बहुत मेहनत किए हैं दिन रात पढ़ करके, ठीक है, लेकिन लोग उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। और हम जैसे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि भैया सरकारी स्कूल में तो टीचर ही नहीं है पढ़ाने के लिए, है ना। और प्राइवेट स्कूल में कहते हैं यार वहां तो बड़े अच्छे अच्छे टीचर हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ा रहा है? जो कक्षा 10 पास है, जो कक्षा 12 पास है ना।
और वो पढ़ा रहा है जिसको अगर सही से कहा जाए कि आप एक जो है बढ़िया सा यस से लिख दीजिए तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन उन्हें हम लोग परिभाषित करते हैं कि वो एक वहां पे एक अच्छे टीचर हैं, वो एक अच्छे टीचर हैं, है ना। तो ये समाज उल्टा है। अगर आप सीधा चलोगे तो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो उल्टा जा रहा है, और जब उल्टा चलोगे ना तो कहोगे अरे भैया ये तो यार बड़े अच्छे आदमी हैं। जैसे जो समाज के चोर चमार उचक्के हैं ना, अरे यार भैया बड़ा बढ़िया मनाई है यार, का बताई ठीक है। और जो सज्जन आदमी है तो बौराहा है, जानू। तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल इन बातों पे आप समय मत गवाइए, आ जाइए अपने टॉपिक पर, ठीक है। क्योंकि हम सबको सुधार नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, खुद को चाहे सुधार लीजिए या फिर खुद को चाहे बिगाड़ लीजिए। तो खुद को सुधार लीजिए, यही बड़ी बात है ना। तो आपको बताया गया क्रेडिटर, क्रेडिटर मीन्स क्या होता है, लेनदार। उसके बाद है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया। अब ये वो व्यक्ति होता है जिसने कर्जा तो ले लिया लेकिन कर्जा दे नहीं सकता है, ठीक है। यानी कि देने में, कर्ज को चुकाने में पूरी तरह से असक्षम व्यक्ति को दिवालिया कहते हैं, ठीक है। जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं लावारिस, ठीक है, जिसका चुकता करने वाला कोई ना हो। तो दिवालिया में भी ऐसे ही होता है कि जब किसी कर्ज को, जैसे आपने कर्ज लिया तो कर्ज में होता क्या है कि दो अमाउंट जुड़ते हैं। आपको बताया गया है ईएमआई फंक्शन। ईएमआई फंक्शन, ईएमआई किसके बराबर होता है, आईपीएमटी और पीपीएमटी के, यानी मूलधन प्लस ब्याज धन बराबर ईएमआई, ठीक है। यानी कि किस्त, कह सकते हैं कि किस्त किसके बराबर होती है, किस्त बराबर किसके, मूलधन प्लस ब्याज धन। ये जो दिवालिया शब्द है ये किसी कंपनी या किसी फार्म के लिए होता है, ठीक है, या घर के लिए होता है, जिसको आपने बोलचाल की भाषा में गांव में सुना होगा नीलामी। नीलामी कब होती है कि जब जैसे 10 रुपए लिया गया, हमने आपसे कितना रुपया लिया, 10 रुपए, 1% का ब्याज आप लगा रहे हैं। ब्याज कितना लग रहा है, 1%। अब इस 10 रुपए को मुझे 10 महीने में जमा करना था, 10 माह के लिए। अब पता लगा 10 माह 1% ब्याज भी देना है। अब वो समय, जिस समय ये 10 रुपए तो है ही, और यहां पर ब्याज धन क्या हो गया, 15 रुपए हो गया, ठीक है। यानी मूलधन कितना रुपया है, 10 रुपया, और ब्याज धन कितना हो गया, 15 रुपया। तो अब जो है मूलधन से अधिक क्या हो गया, ब्याज धन। और ये जो मूलधन आपको कोई कंपनी देती है वो आपके व्यवसाय से रिलेटेड देती है कि आपकी औकात कितनी है, आप कितना बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। इस 10 रुपए को मिला करके, ये जो 10 रुपए लिए हैं आप, इस 10 रुपए को मिला करके, यानी कंपनी आपको 10 रुपए लोन कब देगी, जब आप 15 रुपए का व्यवसाय कर रहे हैं। तो यानी कि यदि 15 रुपए की संपत्ति आपके पास है तब कोई बैंक आपको कितने रुपए देगी, 10 रुपए देगी या 14 रुपए देगी।
लेकिन 16 रुपए आपको नहीं देगी। तो इस 10 रुपए को कंपनी ने आपको दिया कि आप अपना व्यवसाय चलाइए, और आपके पास मान लीजिए कि 12 रुपए की संपत्ति है। उस 12 रुपए की संपत्ति को देख करके कंपनी बैंक ने आपको 10 रुपए दे दिया। अब ये 10 रुपए तो दिया ही दिया है, प्लस उसका ब्याज भी 15 रुपए हो गया। तो ये 10 और ये 15 कितना हो गया? जी, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं इसमें, है ना? 25 रुपीज। अब जो 25 रुपीज है वो आपके कंपनी यानी आपके 12 रुपए से अधिक है, ठीक है? यानी 25 रुपए अमाउंट जो है वो आपके कंपनी या आपकी संपत्ति यानी व्यापारी के संपत्ति से अधिक है। अब इस समय ये हो गया कि भैया किसी भी कंडीशन में ये 12 रुपए के बदले 25 रुपए नहीं चुकता कर पाएंगे, क्योंकि अब इसमें क्या होगा, अभी तक 10 रुपए पर ब्याज लग रहा था, लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तो किस पर लगेगा? 25 रुपए कहां आ जाएगा? मूलधन पर आ जाएगा। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ये फाइनेंशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगता है। आपने मूलधन लिया 5 रुपए, 1 साल बाद आपने ब्याज जमा किया या नहीं जमा किया? जमा किया है तो अच्छी बात है, नहीं जमा किया तो 1 साल बाद जो ब्याज अमाउंट है वो भी मूलधन हो जाता है, और फिर उसमें ब्याज जुड़ने लगता है, ठीक है? तो कंडीशन क्या हुई, जब ये 12 रुपए का अमाउंट यानी 10 रुपए का अमाउंट 25 रुपए हो गया तो बैंक क्या समझ लेगा, अब आप जमा नहीं कर पाओगे। फिर उस समय क्या हो जाएगा कि उसकी बोली लग जाएगी। और बोली कब लगेगी? बैंक वाले डायरेक्ट बोली नहीं लगवा देते हैं, सबका एक सिस्टम होता है। आपने सुना होगा कि एक लोक अदालत होती है। लोक अदालत मतलब होता है जनता दरबार, ठीक है? आपको जनता दरबार में बुलाया जाएगा, आपके खिलाफ एक केस चलेगा और वहां पर आपको बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों नहीं जमा कर रहे हैं, या फिर जमा कर सकते हैं तो कितना जमा कर सकते हैं। उस समय आपको लीगल अनलीगल जान करके उस पर फैसला दिया जाएगा और आपकी संपत्ति क्या कर दिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। उसे क्या कहते हैं, दिवालिया। काहे मतलब धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना व्यवसाय आपका रहा और ना ही तो पैसा आपका रहा, ठीक है? तो उसे कहते हैं क्या, दिवालिया, टैलिंग। अब कंपनी दिवालिया कब होगी, जब वो दिन प्रतिदिन लॉस में जाए, दिन प्रतिदिन लॉस में जाए। अब लॉस में जाने का कई कारण हो सकता है, बाद में आइएगा। लॉस में जाने का कारण कई कारण हो सकते हैं। उसके बाद है बैड डेब्ट्स, इसे मिटा दें। इसे कहते हैं अशोध्य ऋण, यानी कि ना दे पाने वाला ऋण, यानी ऐसा कर्ज जिसे हम देने में पूरी तरह से असमर्थ हों, उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स, ठीक है?
जिसे हम देने में पूरी तरह से असमर्थ, उसे बैड डेब्ट्स कहते हैं। उसके बाद है इनकम। इनकम मीन्स क्या होता है? आय। आय क्या होता है? बचत होता है। यदि आपने 10 रुपए का कोई सामान खरीदा और उसे 12 रुपए में बेचा, तो इनकम कितनी हुई आपकी? 2 रुपए। ठीक है। यदि आपने किसी सामान को 10 रुपए में खरीदा और उसको 12 रुपए में बेच दिया आपने, तो इनकम आपकी 2 रुपए हुई। यानी जो प्रॉफिट अमाउंट है आपका, वो आपकी आय है। ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर। व्यय मीन्स क्या होता है? खर्च। एक्सपेंडिचर। अब देखिए एक्सपेंडिचर क्या है। आपको वर्ड पर भी और एक्सेल पे भी बनवाया गया था इनवॉइस, है ना? याद होगा। उसी इनवॉइस को टैली भाषा में एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब उसमें लिखा क्या क्या रहता है? यानी प्रोडक्ट समरी, कौन सा सामान, कितना सामान, कितने रुपए में, कुल अमाउंट। ठीक है। यानी कि किसी वस्तु को बेचने के बाद हम जो रिसीविंग देते हैं खरीदार को, उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है। एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? खरीद पर्ची को एक्सपेंडिचर कहते हैं। छोटे वाक्य में आप याद कीजिए। खरीद पर्ची का मतलब कि कोई सामान आपने खरीदा, उसके उसकी जो आपको पर्ची मिली है, जो आपने रसीद लिया, ठीक है, जिसे बिल कहते हैं, उसी बिल को क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसमें वस्तु से रिलेटेड सारा ब्यौरा होता है। ठीक है। उसके बाद है रेवेन्यू। व्यवसाय के द्वारा किसी व्यक्ति को उस कंपनी से रिलेटेड सेवा को बेचने के लिए जो राशि दी जाती है, उसे रेवेन्यू कहते हैं। समझने के लिए आप समझ सकते हैं ठेकेदार को। ठेकेदार कौन होता है? थर्ड पार्टी होता है।
वो कंपनी किसी कंपनी से क्या कर लेता है, ठेका ले लेता है, यानी पैसे ले लेता है कि मैं आपका सामान बेच करके इतना आपको दूंगा। और फिर कंपनी क्या करती है कि उसको अमाउंट प्रोवाइड करा देती है, पैसे उसको दे देती है, और उस पैसे के बदले में ठेकेदार क्या करता है कि कंपनी में जो सेवा है उसे पब्लिक में बांटती है। ठीक है, ऐसी राशि को जो कंपनी द्वारा अपने सर्विस को बेचने के लिए किसी थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कराती है उसे रेवेन्यू कहते हैं, है ना। यानी सर्विस को बेचने के लिए कंपनी या व्यापारी द्वारा खर्च किया गया धन, रेवेन्यू कहलाता है। उसके बाद है एक्सपेंस। खर्च, यह एक बिजनेस में लगने वाली लागत होती है कि जो व्यापारी द्वारा सर्विस को सप्लाई देने में खर्च करता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार करता है, लेबर की मजदूरी देता है, बिजली बिल देता है, वाटर बिल, रूम रेंट, ट्रांसपोर्ट खर्चा, ये सारे खर्चे को हम एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। यानी व्यवसाय में खर्च कितना हो रहा है, यानी खर्च व्यय कितना हो रहा है, कितनी राशि व्यय हो रही है। जैसे किसी प्रोडक्ट को यदि बनाया जाए, मान लीजिए कि आपकी छोटी मोटी कोई कंपनी है, मान लीजिए बिस्किट की कंपनी है, तो अब बिस्किट बनने के लिए आटे की जरूरत होगी, चीनी की जरूरत होगी, ऑयल की जरूरत होगी, मशीन को चलने के लिए बिजली की जरूरत होगी। अब ये सारी चीजें हमारे घर में तो होंगी नहीं, हम उसको किसी ना किसी से खरीदेंगे। तो बिस्कुट को बनाने के लिए जो खर्च आ रहा है उसे एक्सपेंस कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, और हिंदी भाषा में तो खर्च को खर्च कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है लॉसेस यानी हानि, नंबर 19। हानि क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि कोई कंपनी दिवालिया कब हो जाती है, जब लगातार हमेशा वो लॉस में जा रही है, या फिर उसकी सर्विस लेने वाले ग्राहक है ही नहीं, उसी समय कंपनी दिवालिया होती है। यदि किसी कंपनी की सर्विस लगातार यूज में है तो दिवालिया हो नहीं सकती है। ठीक है, लॉस होगा, लेकिन लॉस महीने 2 महीने होता है, पूरा फाइनेंशियल ईयर वो लॉस में चला जाए, ये बड़ी सोचने की बात होगी। ठीक है, क्योंकि टैली हम इसीलिए यूज करते हैं, टैली प्रोग्राम कोई कंपनी या कोई ऑफिस इसीलिए यूज करता है ताकि दिन प्रतिदिन खर्चे को मेंटेन किया जाए, यानी कंपनी में क्या हो रहा है उसकी जानकारी मिले, प्रतिदिन का रिकॉर्ड लिखा रहे और पता चले कि आज कितना प्रॉफिट हुआ है या कल कितना प्रॉफिट हुआ है।
आज लॉस में कितने रुपए गए, कल कितने रुपए लॉस में जाएंगे। इसीलिए आपको पहले ही बताया गया कि टैली का यूज यानी अकाउंटिंग किस लिए यूज किया जाता है। आपको 5 कंडीशन बताई गई थी, उसमें से एक कंडीशन था तर्क संगत निर्णय लेने के लिए। दिन प्रतिदिन का रिकॉर्ड दे करके आपको फायदा और नुकसान का पता चल जाएगा, और जब दिन प्रतिदिन की रिकॉर्डिंग से आपको सही और गलत, फायदा और नुकसान का पता चल रहा है, तो उस पर आप सही निर्णय ले लीजिए। इसलिए हम टैली का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 20 है इनवॉइस। इनवॉइस मीन्स होता है बाउचर, सॉरी इनवॉइस मीन्स बाउचर नहीं होता है, मत लिखिएगा। ठीक है। इनवॉइस को इनवॉइस ही कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक बताया है, क्या बताया था? कुछ बताए थे ना कि जिसमें वस्तु का पूरा रिकॉर्ड हम लिखते हैं, जिसको बिल बोलते हैं, है ना। किसने लिखा है? रेवेन्यू में लिखाया है ना। रेवेन्यू किसे कहते हैं? ये इसीलिए लिखा रहे हैं कि इसका मतलब आपको पता रहे, क्योंकि टैली में हर जगह इंटरफेयर करेगा, हर जगह आएगा। तो जब ये पता नहीं रहेगा तो काम सही नहीं रहेगा। बिके हुए सामान का स्टेटमेंट जो तैयार किया जाता है उसे ही इनवॉइस कहते हैं। कहने का मतलब बिके गए वस्तु का तैयार किया गया स्टेटमेंट इनवॉइस कहलाता है। नंबर 21 है वाउचर। और नंबर 22 है डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स क्या होता है? छूट। अब छूट दो प्रकार की होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। छूट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो छूट होती है जो कंपनी के द्वारा या किसी दुकानदार के द्वारा अधिक सामान खरीदे जाने पर छूट दी जाती है। जैसे किसी सामान का मूल्य 10 रुपए है, अब यदि आप एक ही सामान लेते हैं तो उस सामान को 10 रुपए में ही दिया जा रहा है। यदि उसी सामान की यूनिट आप बढ़ा देते हैं, 20 सामान लेते हैं, तो जो 10 रुपए का सामान है उसे आपको, चलो भैया मैं आपको 9 रुपए में ही दे दे रहा हूं। ठीक है। यानी किसी सामान को आप फुटकर में खरीद रहे हैं तो 10 रुपए में खरीद रहे हैं। यदि उसी सामान को आप थोक में खरीद रहे हैं तो क्या होगा? वो कम में मिल जाएगा। यानी कि इस समय कौन सी छूट लग रही है? ट्रेड छूट। ठीक है।
और दूसरा होता है कि कैश छूट। आपने जैसे 10 रुपए का सामान लिया तो उसमें हम पूछते हैं भैया इसमें कुछ डिस्काउंट भी होगा। वो बोल रहा है कि भैया यदि आप 10 रुपए का ये जो सामान है इसमें 1% की छूट मिलेगी आपको। आप चाहे 1 पीस लीजिए चाहे 2 पीस लीजिए। तो उस प्रोडक्ट पे आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसमें 1 रुपए छूट दी गई आपको। इस छूट को क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। यानी कि यदि किसी सामान की मात्रा को आप अधिक खरीद रहे हैं तो मूल्य भाव से आपको कम में दिया जा रहा है, उस समय ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। यदि आप किसी सामान को 1 पीस में खरीद रहे हैं और उस पर डिस्काउंट जुड़ा हुआ है तो वो होगा कैश डिस्काउंट। तो ये 22 महाशय थे जिसे हमें टैली के अंतर्गत याद रखना है। ठीक है, ये क्या है? आप कह सकते हैं टैली ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे हम साइंस भाषा में पढ़ते हैं कंपोनेंट्स, यानी कोई चीज बना है तो वो किन किन चीजों से बना हुआ है। तो ऐसे टैली जो है वो कितनी चीजों से बना है? इन 22 चीजों से बना है। यानी टैली में हम इन 22 चीजों को पढ़ते हैं। इसे आप टैली के तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे आपने हेडिंग भी डाला है कि अकाउंटिंग शब्दावली। किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।